form monoid. Binary systems which form monoids. Binary system which form monoid. बाइनरी सिस्टम विच फॉर्म मोनाइड, ऐसे बाइनरी सिस्टम जो मोनाइड बनाते हैं। सबसे पहला है mn ओवर r विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये रहा mn ओवर r का मतलब है, इसके बारे में बता देते हैं। mn ओवर r इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ all n cross n matrices with real entries जितनी भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती हैं जिनकी एंट्री कैसी रहे, रियल रहे, उन सब का कलेक्शन mn ओवर r कहलाता है। और इसी को हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ एक मोनाइड फॉर्म करेगा। रीजन साफ सुथरा है। इसमें मोनाइड कौन होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो इसमें मोनाइड का काम करेगी। अगर कोई पूछे मोनाइड क्या है, मोनाइड में और कुछ नहीं है। एक्चुअली हम ही उल्टा बोल रहे हैं, आइडेंटिटी मोनाइड का काम करेगी। ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्ट्रक्चर मोनाइड है। ठीक, कोई स्ट्रक्चर मोनाइड तब होता है जब वो पहली बात तो सेमी ग्रुप हो, और सेमी ग्रुप होने का मतलब है वो उसमें क्लोजर होल्ड करे और एसोसिएटिविटी होल्ड करे। हमें पता है n बाई n की मैट्रिक्स को n बाई n की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में n बाई n की मैट्रिक्स ही तैयार होगी। एक बात तो ये तय है, जैसे हम पहली मैट्रिक्स निकालें A, ऑर्डर है n क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स लें B, ऑर्डर है n क्रॉस n, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स आएगी C वो भी कितने की होगी? n क्रॉस n की होगी, तो क्लोजर होल्ड करेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर ऑलवेज एसोसिएटिव, यानी A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू AB इंटू कितना? C। तो दो तो पूरा होगा, सेमी ग्रुप तो बनाएगा। और सेमी ग्रुप ये बनाएगा तो इसका मतलब है अब केवल एक प्रॉपर्टी और चाहिए, आइडेंटिटी और होल्ड कर जाए बस। तो हमको पता है IN यानी डायगोनल पर कितना रख दें? 1 1 1 और बाकी सब कितना भर दें? 0। तो ये जो n बाई n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इसको किसी भी मैट्रिक्स से लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा वही मैट्रिक्स, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करिए, मोनाइड का स्ट्रक्चर होगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ब्लर हो रहा है ना? वो टैप मार दो बीच से ना, अपने आप फिर ऑटो फोकस लॉक कर देगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बताना पड़ेगा, अगर दिक्कत लगे तो यहीं पर लिख देना आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा IN यानी n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरे स्ट्रक्चर में इकट्ठे काफी सारे लिख दे रहे हैं। पहला लिख देते हैं Z प्लस इंटीजर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ क्लोजर होल्ड करेगा। दो इंटीजर का सम इंटीजर एडिशन के लिए एसोसिएटिव होता ही होता है। और 0 इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसको इसके किसी भी मेंबर पर लेफ्ट या राइट से ऐड करें, रिजल्ट हमेशा वही मेंबर आएगा जिस पर ऐड किया जा रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं आइडेंटिटी और यहीं पर नीचे बता देते हैं इसमें 0। दूसरा यहां पर लिख देते हैं इंटीजर का सेट Z, ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। बोलो आइडेंटिटी क्या लिखूं? 1। इसके बाद फिर अच्छा ये बताना, एक स्ट्रक्चर सोचा, हाँ रियल की दुनिया ले लेते हैं, सबसे आसान। रियल एडिशन ऑपरेशन के साथ मोनाइड होगा और इसमें आइडेंटिटी कितनी? 0। अच्छा अगर हम यही रियल ले लें और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, तो तब कितना 1 हो जाएगा? नोट कर लो, उसी के जस्ट नीचे लिख देना। एक और आगे बढ़ा दें, क्या ये मोनाइड होगा? सोच करके जवाब देना, नहीं होगा तो हटा देंगे लिस्ट से।
जेड प्लस विद मल्टीप्लीकेशन मोनाइड होगा, मोनाइड होगा। आइडेंटिटी क्या होगी? 1। अच्छा, मेरे ख्याल से जेड प्लस विद मल्टीप्लीकेशन समझ गए होगे, नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लीकेशन। ठीक, नोट कर लो। आप अपने दिमाग से सोच करके मुझको एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बताओ जो सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनाइड नहीं होगा। सेमी ग्रुप चाहिए लेकिन मोनाइड ना हो पाए, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेमी ग्रुप है वो मोनाइड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप तो होगा लेकिन मोनाइड नहीं होगा। ठीक, लिख देना, नोट लगा देना, नोट। एवरी मोनाइड इज अ सेमी ग्रुप, या ऐसे लिख देना मोनाइड, ये ज्यादा सही है, मोनाइड इंप्लाइज सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, बट सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप does not implies मोनाइड। इसका मतलब जानते हो, मोनाइड है तो सेमी ग्रुप होगा, यानी जिस दिन सेमी ग्रुप नहीं हुआ उस दिन मोनाइड भी नहीं होगा, इनकार हो जाएगा। तो इनके होने से इनका होना तय है, और अगर ये ना हुआ तो ये भी नहीं हो सकता है। लिख लो इसी तरह, मोनाइड इंप्लाइज सेमी ग्रुप बट सेमी ग्रुप डज नॉट इंप्लाइज मोनाइड। अब यहीं पर कायले टेबल में देख करके आप कैसे बताओगे कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी है, वो बता दे रहे हैं। सुनो, जैसे मान लो सेट दिया जाए, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इतना तो ग्रुप थ्योरी जानते ही हो कि थोड़ा बहुत एग्जांपल ले ही सकते हैं हल्का फुल्का। ये कुछ मिटा दे पूरा, सुनो, जैसे मान लो हम लोगों को जो सेट दिया गया वो दिया गया Z5, ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 5। इसका मतलब है Z5 कौन होता है? Z5 अपना होता है 0 1 2 3 4। जानते हो Z5 अकेला नहीं, दुनिया के सारे इंटीजर्स को कैटेगराइज कर दिया गया, बांट दिया गया। कैसे बांटा गया कि जब आप उनको 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 0 बच सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4। 5 तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर 5 का मतलब कितना बच जाना? 0 बच जाना। ठीक, अब है क्या कि अगर ए एडिशन मॉडुलो 5 बी लिखा गया है, जहां ए और बी किसके हैं? Z5 के हैं, तो इसका मतलब होता है ए और बी को पहले ऐड करो, जो आएगा अगर वो 5 से कम है तो ये a प्लस बी ही एक्सेप्टेबल होगा, इफ यदि a प्लस बी लेस देन कितना होगा? 5, तब तो ये एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर ये 5 से ऊपर निकला तो 5 से डिवाइड करके लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा स्मॉल r विच इज इक्वल टू लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, least non-negative remainder when a plus b divided by 5। ये कब? जब a प्लस बी ग्रेटर देन कितना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकते हो। एक्चुअली ना मेरे को ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल इतने से मेरा काम हो जाता। हम सिर्फ इतना लिखते, a प्लस बी एडिशन मॉडुलो 5 का रिजल्ट r मान लिया जाएगा अगर, जहां पर r कौन है? लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। जब आपके तो लीस्ट नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव रिमाइंडर अलाउ नहीं है, 0 तो अलाउ है ना, तो इसका मतलब बराबर होगा तो रिमाइंडर कितना? 0। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो हमको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में हम इसको प्रॉपर वे में साफ सुथरा लिखाएंगे, अभी तो ऐसे रफली कर दिया है। अब सोचो अगर हम इसकी कायले टेबल बनाएं तो इसकी कायले टेबल कैसे बनेगी? यहां हो गया 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और ये हो गया एडिशन मॉडुलो 5। एलिमेंट को एलिमेंट से ऑपरेट कराओ, 5 के नीचे रहेगा तो एडॉप्टेबल है, 5 के ऊपर जाएगा तो डिवाइड करके रिमाइंडर रखेंगे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, दोनों के इंटरसेक्शन पे लिखना है। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4, ये हो गया 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1
2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 4 5 और 5 से डिवाइड लगाओ रिमाइंडर 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5 और 5 से डिवाइड रिमाइंडर 0, 2 प्लस 4 6 5 से डिवाइड 5 के 5 1 6 रिमाइंडर आया 1, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 डिवाइड 0 रिमाइंडर, 3 प्लस 3 6 रिमाइंडर 1, 3 प्लस 4 7 रिमाइंडर 2, 5 के 5 2 7, इन पर आ जाओ 4 4 1 5 का मतलब 0, 4 2 6 का मतलब 1 2 3, सहमत हो? यही रहेगा। अब अगर कोई कहे कायले टेबल को देख करके बताओ कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो हमको केवल और केवल उस एलिमेंट पर निगाह रखनी है जिस एलिमेंट का, याद रखना, उस एलिमेंट पर निगाह रखनी है जिस एलिमेंट के पास कंटेंट हुआ रो, कंटेंट हुआ कॉलम और सेट के एलिमेंट बिल्कुल एक ही पैटर्न में नजर आए, एक ही पैटर्न में। जैसे गौर करना, 0 के पास जो रो है वो है 0 1 2 3 4 और जो कॉलम है वो भी है 0 1 2 3 4, पैटर्न सेम है और एलिमेंट 0 1 2 3 4। तो लिखा कैसे जाएगा, रो एंड कॉलम हेडेड बाय 0 आर सेम। पहली बात तो 0 के द्वारा कंटेन की गई रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हैं एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। बाकी किसी के साथ नहीं होंगे, बाकी के साथ देखो रो कॉलम सेम होगा क्योंकि कम्यूटेटिव है। 1 के पास देखना, 1 के पास रो 1 2 3 4 0 और 1 के पास कॉलम 1 2 3 4 0, रो कॉलम बराबर हो गया, लेकिन क्या सेट के एलिमेंट बराबर हुए? इसका पहला एलिमेंट 1 है और इसका कितना है 0। तो इसीलिए बाकी किसी भी एलिमेंट के पास ये बिहेव नहीं होगा, केवल ये बिहेव किसके पास है, 0 के पास। इसलिए 0 ही मेरे दिए गए सेट के लिए किसका काम करेगा, आइडेंटिटी का काम, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये ऐसे ना देखो तो वैसे देख लो, 0 ने 0 के साथ काम किया तो क्या 0 छोड़ दिया? अब ये लेफ्ट से काम कर रहा है, अब मेरा हाथ इधर लेफ्ट साइड का है, जब हम इधर से देखेंगे तो कहां से देख रहे हैं, राइट साइड से। अब 0 लेफ्ट से काम कर रहा है 0 पर, क्या 0 को ही छोड़ दिया? 0 ने 1 पर लेफ्ट से काम किया, 1 को छोड़ दिया। 0 ने लेफ्ट पर 2 से काम किया, 2 छोड़ा, 3 पर किया, 3 छोड़ा, 4 पर किया, 4। इसका मतलब 0 इज लेफ्ट आइडेंटिटी। सहमत हो? अब यहां से देखना किधर आ गए, राइट साइड में। 0 ने 0 पर काम किया, 0 दिया। 0 ने 1 पर काम किया, 1 दिया। 2 पर काम करके 2 छोड़ा, 3 पर काम करके 3 और 4 पर काम करके 4। क्या उसने चेंज किया? तो 0 इज द राइट आइडेंटिटी। तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए, यही आपके सेट की क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं, रो एंड कॉलम हेडेड बाय 0, वो रो और कॉलम जो 0 के द्वारा धारण किए जाते हैं आर सेम, आपस में बराबर है, एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। और पता है, अगर तुम सेट के एलिमेंट का स्ट्रक्चर चेंज कर दो, स्ट्रक्चर सॉरी कह रहे हैं, मतलब ऑर्डर आप चेंज कर दो, जैसे आप ये लिख दो सेट को 1 2 0 3 4, आप ये लिख दो, पता है अभी भी तुमको आइडेंटिटी 0 ही मिलेगा, क्योंकि अब 0 के ही पास वो रो कॉलम होगा जो बिल्कुल इसी ऑर्डर में आएगा और किसी ऑर्डर में आने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? इस बात को रिमार्क में लिख दे रहे हैं, कायले टेबल से आइडेंटिटी को पहचानना, लिखना, नोट लगा दो। बोले, टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी एलिमेंट, टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी एलिमेंट, टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी एलिमेंट in Cayley table, to identify identity element in Cayley table, in Cayley table, check carefully the table, check carefully the table, check carefully the table, full stop. If row and column, if row and column headed by, if row and column headed by, headed HEADED, headed by a particular element, headed by a particular element are same, are same and same and same as the element of the set, and same
एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। यहां सेट का मतलब अंडरलाइंग सेट से है जिस पे हम विचार कर रहे हैं, ठीक। देन दिस एलिमेंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, देन दिस एलिमेंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तब यही एलिमेंट हमारा कैसा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आ गए? देर से सो के उठे? पापा को चाय देने में देर हुई कि सो के देर से उठे? ईमानदारी से बताओ। हाँ, आदत डाल लो बच्चा जल्दी उठने की ना, आदत डाल लो जल्दी उठने की। अभी तुम लोगों को ढाल रहे हैं सुबह वाले पे, बाद में सुबह वाले पे ढल जाओगे। अगर प्रॉपर वे में तुमको सुबह ही रख दिए ना और थर्ड ईयर को शाम कर दिए तो फिर झेलना हो जाएगा। मिलिट्री वाली एकेडमी चला दे बस, फिर देखो सुबह उठाना, फिर सुबह सही सलामत उठते हैं लोग। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना। स्ट्रक्चर दे रहे हैं एस, ऑपरेशन है एल, सेट आपका एल एस है और ऑपरेशन आपका एल है। एल क्या है वो बता रहे हैं, ठीक। कैपिटल एस आपको दिया जा रहा है, कैपिटल एस इज इक्वल टू 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, ये आपको दिया गया सेट है, ठीक। कह रहे हैं फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस के लिए अगर ए एल बी की बात की जाए तो ए एल बी कुछ और नहीं होता, ये होता है एलसीएम ऑफ ए कामा बी, एलसीएम ऑफ ए कामा बी। मतलब समझे? आप सेट के दो एलिमेंट उठाओगे, उनके बीच में ऑपरेशन एल लगाओगे तो वो कुछ करेगा नहीं, वो दोनों का क्या ले लेगा, एलसीएम ले लेगा, वही आपका रिजल्ट होगा। क्लियर हुआ? अब चलो पता करो ये एक मोनाइड है कि नहीं है, ठीक। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एस एल इज मोनाइड और नॉट, मोनाइड और नॉट, ये मोनाइड होगा या नहीं होगा, यही आइडेंटिफाई। एसोसिएटिविटी अपने को चेक ही नहीं करनी, वो डन है, होगी होगी। यार आप ए बी सी में चाहे जिन दो का पहले एलसीएम निकाल के तीसरे का लाओ, चाहे शुरू के दो का चाहे लास्ट के दो का, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी डन है ऑलरेडी। टेबल बनाओ फटाफट, बनेगी? हाँ भारी पड़ेगी, टेबल भारी पड़ेगी, ऑपरेशन ही वैसा है एलसीएम निकालने का। चलो मेहनत करो, ऑपरेशन यहां लिख देते एल। अनस बताना कितना नीचे जाए, छोड़ो सेफ जोन में रहते हैं। 1 2 4 5 10 20 25 फिर 50 और कितना 100। 1 2 4 5 10 20 25 50 100। चलो 1 1 का एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 और 10 का एलसीएम 10, 1 और 20 का 20, 1 और 25 का 25, 150 50, 100 100। कोई दिक्कत नहीं, तो इधर भी भरी दें, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1 का एलसीएम 2, 4 1 का एलसीएम 4, 5 और 1 का एलसीएम 5, 10 और 1 का एलसीएम 10, 20 और 1 का 20, 25 और 1 का 25, इसका 50 और इसका 100। सुनो, अगर क्लोजर होल्ड कर गया तो आइडेंटिटी होल्ड कर चुकी है, अगर क्लोजर होल्ड कर गया
तो रो एंड कॉलम हेडेड बाय वन आर सेम, हाँ या ना, एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट, सो वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। एसोसिएटिविटी पे कोई दिक्कत है नहीं, वो पास करनी है, तय बात है, ठीक। तो इसका मतलब केवल क्लोजर और देख लेना है बस। क्या ऐसा तो नहीं होगा इनमें से कोई दो उठा और एलसीएम बाहर चला जाए? क्योंकि अगर वो हो गया तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही नहीं है। मोनाइड तो तब बनेगा ना जब पहले अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से सेमी ग्रुप तक का सफर तय हो। बोलो, दो दो का एलसीएम, दो और चार का एलसीएम 4, दो और पांच का एलसीएम 10, दो और 10 का एलसीएम पक्का, ठीक है। दो और 20 का एलसीएम कितना? 20, हाँ सही बात। दो 25 का एलसीएम 50। हम नहीं जानते, तुम लोग बताओ, हमको गणित आती नहीं। दो 50 का एलसीएम 50, दो और 100 का एलसीएम 100। चलो, चार और दो का एलसीएम 4, चार चार का एलसीएम 4, चार और पांच का एलसीएम 4 और 5 का 20, 4 और 10 का 40, 20, 40 20। दिव्यांश सो क्या आयो बताओ? 4 पंचे 20, 10 दूना 20, दोनों में कॉमन। अच्छा, उसके बाद हो 4 20 का 20, ठीक है। 4 25 का 100, पक्की बात। 4 50 400, अच्छा। 5 दो का एलसीएम 5 और 4 का, 5 और 5 का, 5 और 10 का, 5 और 20 का, 5 25, 5 50, 500, ठीक है। 10 दो 10 दोबारा 10 और 2 का एलसीएम 10, 10 और 4 का 20, ठीक है। 10 और 5 का 50, हम नहीं जानते, तुम जो कहोगे हम लिख देंगे, ठीक है। 10 और 10 का 10, इसके बाद 10 और 20 का 20, 10 और 25, 10 और 50, 10 और 100। भरो 4 लाइन फटाफट और बताओ क्लोजर होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 लाइन भरो और बताओ क्लोजर होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो टेंशन है ही नहीं है। देर लगेगी। नहीं भर पाए? मेरे कहने पे जल्दी भर रहे थे, अब ऐसे तुम लोग को टाइम लग रहा है। हम भरें? अब तक भर जाना चाहिए था। सवाल में फंस गए हो क्या? चलो बोलो फटाफट 20 वाली लाइन बोलो। हाँ, 20 के बाद नालायक की 20 वाली लाइन है, 10 वाली भर चुके हैं। हाँ, फिर से वापस 20, ठीक है। फिर 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 फिर
फिर हाँ हाँ सही बात। इसके बाद हाँ 25 के बाद 50, ठीक है। फिर 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 इसके बाद फिर कितना 25, फिर इसके बाद चलो 50 वाली लाइन बोलो। हाँ फिर वापस, अच्छा ठीक ठीक 50 50 150 50 100 लास्ट। ये रहा। क्या कोई एंट्री बाहर की नजर आ रही है? सारी सेट की क्लोजर ऑलरेडी होल्ड करेगा करेगा। एसोसिएटिविटी का बवाल नहीं है। एसोसिएटिविटी का बवाल इसलिए नहीं है क्योंकि एसोसिएटिव में आपको करना क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस। सबसे पहले क्लोजर बता देते हैं। पहला ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस, ए एल बी अगेन बिलोंग टू द कैपिटल एस, implies that एस स्टार ठीक इज अलजेब्राइक सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, ये एक अलजेब्राइक सिस्टम होगा। दूसरी बात कर लेते हैं एसोसिएटिविटी की, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द कैपिटल एस, ए एल बी एल सी। अब ये बताओ बी और सी का एलसीएम निकालो। जो आया उसका एलसीएम किसके साथ, ए के साथ, और इसके बाद इज इक्वल टू ए एल बी एल सी। ए और एल का एलसीएम निकालो, जो नंबर आया उसका एलसीएम सी के साथ। क्या ये चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तुम करना चाहो तो यहां से भी एक आध दो देख सकते हो वेरीफाई करके। जैसे हम ए बराबर लिख देते हैं, मान लो 50 एल 100 एल 10, सहमत हो? बराबर। अभी इधर लिख रहे हैं, जानबूझ करके लिख रहे हैं 50 एल 100 और फिर एल 10। अब गौर करना, क्या ये दोनों बराबर हैं? वहां टेबल से पता चलेगा। सबसे पहले 100 और 10 का एलसीएम देखो। 100 का और 10 का एलसीएम कितना आया है? 100। और 50 और 100 का एलसीएम देखो, वो भी 100। तो इसका मतलब ये कितना रहा? 100 रहा। ये जवाब होगा 100 का। अच्छा 50 और 100 का एलसीएम 100, और 100 और 10 का एलसीएम 100, ये भी 100 रहा। बराबर बैठेगा। ऐसे ही आप सब पे वेरीफाई कर सकते हो, हालांकि करने की कोई जरूरत नहीं है। सहमत हो? इस तरीके से। और आइडेंटिटी के लिए लिख देना, लास्ट में लिख देना तीसरा थर्ड, रो एंड कॉलम हेडेड बाय वन आर सेम। वही लैंग्वेज रिपीट करो। ये लिखे कि नहीं अभी? ये नोट कर लो पहले, ये दोनों नोट कर लो। ये एग्जाम्पल ना नोट करना, बस इतना ही नोट करना, इतने तक बस, बहुत ज्यादा डीपली नहीं लिखना इसको। ये खाली सिखाने के लिए था कि एक हो जाए ऐसा भी जिसमें आइडेंटिटी हम लोग पहचान लें। अब कोई पूछे ना मोनाइड बनने के लिए जरूरी क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर टू बिकम अ मोनाइड, बोलो? सेमी ग्रुप का होना। जब तक आप सेमी ग्रुप नहीं हो, हाँ सेमी ग्रुप होना सफिशियंट नहीं है कि आप सेमी ग्रुप हो गए तो आप कह दो हम मोनाइड भी हो गए ना, नेसेसरी है। जब तक आप सेमी ग्रुप नहीं बनोगे तब तक मोनाइड की दुनिया में आप कदम नहीं रख सकते हो। क्या हुआ? क्या बोले? आखिरी लाइन बोलनी है, आखिरी लाइन तुम लोग लिखोगे। थर्ड, रो एंड कॉलम हेडेड बाई वन आर सेम। रो एंड कॉलम हेडेड बाई वन आर सेम। रो एंड कॉलम हेडेड बाई वन आर सेम and same as the element of the set. Row and column headed by one are same and same as the element of the set. Implies that one is identity. One is identity. अच्छा तीनों बातें पूरी हो गई।
तो therefore SL is a monoid। SL आपका क्या होगा? मोनाइड होगा। तय हो गया। चलो काउंट करते हैं कितने बाइनरी ऑपरेशन ऐसे होंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट रखेंगे। ये काउंटिंग करते हैं, क्योंकि हर बाइनरी ऑपरेशन के पास आइडेंटिटी है, ये कोई जरूरी तो है नहीं। हाँ या ना? बदल भी तो सकता है। मिटा दिया जाए, हो गया। एक बाइनरी ऑपरेशन कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ जिसके पास आइडेंटिटी ना हो। अच्छा ये बताओ, ऐसे एक सवाल दिमाग में आया, यूं ही सोच करके बताओ, क्या कोई ऐसा बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है जिसके पास ना तो लेफ्ट आइडेंटिटी हो ना तो राइट आइडेंटिटी हो? कोई ना हो, ना इधर लेफ्ट आइडेंटिटी नॉर राइट आइडेंटिटी। बताओ। ना इधर लेफ्ट आइडेंटिटी नॉर राइट आइडेंटिटी। एक बाइनरी सिस्टम ऐसा चाहिए। किसका? नेचुरल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ। हाँ सिंपल सी बात है भाई, उसके पास आइडेंटिटी के नाम पे कुछ नहीं है, ना लेफ्ट आइडेंटिटी ना राइट आइडेंटिटी। आप किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट या राइट में ऐड करोगे वो बदलेगा बदलेगा, तय बात है। तो कोई नहीं है उसके पास। तो ये भी याद रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना, दिमाग में तुरंत की तुरंत आनी चाहिए, रिकॉल करना चाहिए। और अगर तुमको कुछ ना याद है ना, खुद डिजाइन कर देना। कुछ ना याद है खुद डिजाइन करना, सबसे बेहतर काम यही होता है कि भैया हम फंसने लगे, हमको फेमस एग्जांपल नहीं याद है, अब रुकिए हम, आप हमको पेन पेपर दीजिए, हम बना दे रहे हैं ना। स्टार ए बी सी, किसी भी एलिमेंट के द्वारा कंटेन हुआ रो एंड कॉलम हेडेड बाय एलिमेंट नॉट सेम एज द एलिमेंट, यही आपको रखना है बस। अगर इतना कर पा गए काम बन गया। अब बताओ कैसे कंस्ट्रक्ट करें? ए बी सी, बी सी ए, हाँ या ना? और ये जरूरी नहीं कि आप यही भरो, कम्यूटेटिव थोड़ी मांगा है। तो बी बी सी, सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अच्छा अगले वाले में क्या करें? बी बी सी और ए ए। आप बताओ, बाइनरी तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है बाइनरी है, लेकिन क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? मैंने मोनाइड नहीं मांगा है। मोनाइड मांगते तो मुझको सेमी ग्रुप की कंडीशन भी लगानी पड़ती। सेमी ग्रुप की कंडीशन लगाते तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी चेक करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो। तो उसके लिए डिफिनेशन यही है, रो एंड कॉलम हेडेड बाय एन एलिमेंट सेम एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इसका मतलब है कहीं तो ए बी सी से हो, यहां कोई भी ए से शुरू नहीं हुआ है, इसको छोड़ दो, ए सी ए, लेकिन यहां पर बदल गया, वैसे भी ए बी सी नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसके पास कोई आइडेंटिटी, ना तो लेफ्ट आइडेंटिटी है ना तो राइट आइडेंटिटी है। क्लियर हुआ? फेमस याद रहे तो फेमस वही है, नेचुरल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ कुछ नहीं रखेगा, नाइदर लेफ्ट नॉर राइट। चलो हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हैविंग एन आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ ये हम क्यों बताए, इसीलिए इसका जिक्र किए क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने बाइनरी ऑपरेशन आपके होते हैं, अगर किसी सेट का ऑर्डर कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू कितना है एन, तो इसके ऊपर टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो सकते हैं? एन टू दी पावर एन स्क्वायर। लेकिन ये जितने एन टू दी पावर एन स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइंड हुए, क्या सबके पास आइडेंटिटी होगी? नहीं, क्योंकि अब तो करके दिखा दिए। अब हम इसको जैसे मन चाहे वैसे डिफाइन करें, तो आपको इस पूरी भीड़ में से उतने बाइनरी ऑपरेशन को छांटना है जिनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट। हेडिंग डाल दो, यही हेडिंग डालो, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, number of binary, number of binary operations, operations having an identity element, having an identity element, having an identity element, उन बाइनरी ऑपरेशंस की संख्या जो एक आइडेंटिटी एलिमेंट रखेंगे। देखना, लेट माना एस स्टार बी अ बाइनरी सिस्टम, बी अ बाइनरी
सिस्टम। तुम एक चीज गौर करना, लिखते वक्त आंख नाक कान खुले रखो। मैंने सिर्फ इतना लिखा है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हैविंग एन आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने ये कतई नहीं लिखा है नंबर ऑफ मोनाइड्स, ये नहीं लिखा है, क्योंकि मोनाइड के लिए बीच में एक शर्त है सेमी ग्रुप का बनना, और सेमी ग्रुप में एक शर्त है एसोसिएटिविटी का आना। दुनिया में आज तक ऐसा कोई मेथड नहीं आया है जो ये बता सके इतने एलिमेंट का सेट है तो इतने बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होंगे, नहीं बता सकते आप। ठीक, तो जब आप एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को सही सलामत काउंट नहीं कर सकते तो क्या आप टोटल सेमी ग्रुप बता सकते हो? और जब आप टोटल सेमी ग्रुप कितने बनेंगे वो नहीं बता सकते तो क्या आप टोटल ये क्या कहते हैं मोनाइड बता सकते हो? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए मोनाइड की संख्या नहीं मांगा, बस उन बाइनरी ऑपरेशंस का जिक्र कर रहा है जिन बाइनरी ऑपरेशंस के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्लियर है? अब सुनो, जहां हम ले लेते हैं वेयर कैपिटल एस इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू सो ऑन कितना AN। अब इस पूरी भीड़ में से हमने मान लिया कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी है, कोई ना कोई तो आइडेंटिटी बनेगा। लेट A1 वर्क एज आइडेंटिटी। तुम्हारी जिसकी मर्जी तुम उसको मान लो, तुम चाहो तो A2 को आइडेंटिटी मान लो, चाहो तो A3 को मान लो, जिसको कहो उसको माने, छोड़ो A1 को कहे, जिसको कहो उसको माने। किसको माने? A1 को ही माने। हाँ, तो तुमको बीच में एक तो AI का कॉलम डालना पड़ेगा, कर दे रहे हैं, तुम्हारी मेहनत बढ़ेगी। लेट AI वर्क एज आइडेंटिटी। जानते हो मैंने A1 को क्यों माना था? बड़ा सेफ जोन था। अब मेरे को इस सेट को फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी रीडिफाइन करना, वापस लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम AI के पास जाएंगे तो AI का पहला एलिमेंट कौन आएगा मेरे को नहीं पता। हाँ या ना? AI का पहला एलिमेंट कौन आएगा मेरे को नहीं पता। कैसे नहीं पता? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। तुम लोग सब पे हामी भरे रहते हो। अरे बिल्कुल पता है यार। AI जिसके साथ वर्क करेगा AI आइडेंटिटी उसी को छोड़ देगा। समझे कि नहीं समझे? सुनो, दिक्कतें क्या है, क्यों आप एक एजम्पशंस लेकर के चलते हो? इधर देखो, क्यों आप एक एजम्पशंस लेकर के चलते हो? ये है A1 A2 A3, चलते चलते यहां मैंने रख दिया AI सो ऑन AN, फिर A1 A2 सो ऑन AI सो ऑन AN। अब अगर AI आइडेंटिटी है तो रो एंड कॉलम हेडेड बाय AI आर सेम एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो बिल्कुल यही भरना है तुमको। तो यहां आप क्या भरोगे बोलो? AI, गौर करना, A1 AI के साथ वर्क करेगा तो AI आइडेंटिटी है, तो यहां आप क्या भरोगे? A1, यानी AI राइट साइड से A1 पर वर्क करे चाहे लेफ्ट से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। AI वर्क विद A1 रिजल्ट विल बी A1, AI वर्क विद A2 रिजल्ट विल बी A2। अब इस तरीके से AI के साथ काम करेगा तो रिजल्ट कितना देगा? AI। और चलते चलते क्या देगा यहाँ पर? AN। ये बताओ, अब रो में भरो। AI A1 के साथ काम करेगा तो कितना देगा? A1। AI A2 के साथ काम करेगा तो A2, A3 के साथ काम करेगा A3, सो ऑन AI के साथ कितना देगा? AI। और चलते चलते यहां क्या देगा? गौर करना, रो एंड कॉलम हेडेड बाई AI आर सेम एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, छूटा कौन? ये छूटा कौन? ये छूटा कौन? ये अप टू सो ऑन छूटा कौन? ये जगह छूट गई, जो डॉट नजर आ रहे हैं ये जगह छूट गई। इत्मीनान से समझना। ये बताओ टोटल कितनी जगह है? n²। कितनी इंगेज्ड कर दी आपने? 2n-1 इंगेज्ड की है, या 1 2 3 करते करते n, और इधर से भी कितना n हुआ? कितना? 2n, लेकिन ये 2 बार गिना गया, तो ये किसका कम करो, यानी n² बची जगह पूछे, अगर बची जगह तो n² माइनस 2n- ये बची जगह है। हाँ या ना? ये हैं इम्पटी स्पेसेस। इम्पटी स्पेसेस, सहमत हो सारे लोग कि नहीं? क्यों इम्पटी स्पेसेस? क्योंकि AI आइडेंटिटी है, उसको पता है कि उसके पास कौन सा रो कौन सा कॉलम आएगा, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है। अच्छा तुम अपने दिमाग सोचो, इस टेबल को अब चाहे जैसी मर्जी वैसा भर दो,
यहां मन के A2 भर दो, यहां मन के A1 भर दो, सब में मन के A1 भर दो, सब में मन के A2 भर दो, चाहे जैसे भर दो, क्या इसके पास आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा? तय बात है। तो इसका मतलब जितने तरीके से अब आप इस टेबल को बना सकते हो उतने बाइनरी ऑपरेशन के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सहमत हो कि नहीं इस बात से? और ये भरेगा कैसे? एवरी प्लेसेस कैन बी फिल अप बाई एन वेज, हाँ या ना? टोटल प्लेसेस की संख्या एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और हर प्लेस कितने तरीके से भरा जा सकता है? एन तरीके से। तो इसका मतलब पहले प्लेस को भरने का तरीका एन, दूसरे प्लेस को भरने का तरीका एन, तो दोनों को साथ भरने का तरीका एन क्रॉस एन, तीसरे प्लेस को भरने का तरीका एन, तीनों प्लेस एक साथ भरने का तरीका एन इंटू एन इंटू एन, अप टू सो ऑन चलते चलते एन। लेकिन ये बताओ कुल कितने प्लेसेस भरोगे? तो ये टोटल कितने लोग हैं? एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स, हाँ या ना? तो इसका मतलब आपके पास हुआ, बोलो कितना? n टू दी पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इतने बाइनरी ऑपरेशन आपके पास ऐसे होंगे जिनके पास आइडेंटिटी ऑपरेशन होगा, बाकी के पास नहीं। कितना? हाँ इसको ना, हाँ, और शॉर्ट करना है, n टू दी पावर n माइनस 1 का, ऐसा कर। क्लियर हुआ कि नहीं? चलें अब छाप दिया जाए। तो क्या AI को ही आइडेंटिटी मानोगे या A1 को मानोगे? जो उसको कहो उसको मान ले। अब तो हम दिखा दिया ऐसे करके, हम A1 को मानेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे। AI मानोगे? ठीक है, लेट AI वर्क एज आइडेंटिटी, देन कायले टेबल बी, देन कायले टेबल बी। अब ये बना डालो, इतना लिख करके वो बना डालो पहले। ये पूरा आ तो रहा है ना, पूरा आखिरी तक? कुछ को कटा पिटे ने सब ठीक। यहां वेयर लिखे ना, तो इसी के आगे लिख देना दिस इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू एन, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस क्रॉस एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब लिख डालो, ये मत लिखना, ये हम लैंग्वेज बोलेंगे तब लिखना, सिर्फ टेबल बनाओ। कौन सा? ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है, फिर टेबल बनानी है, ये नहीं लिखना है, इसमें लैंग्वेज डालनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये जो 2n-1 एलिमेंट है ना, ये फिक्स्ड है, इसको आप चाह कर भी नहीं बदल सकते हो, क्योंकि इसमें किसी का बदलाव AI को आइडेंटिटी की दुनिया से बाहर कर देगा। दिव्यांश, दिव्यांश, किसी सेट के पास दो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। कितने बाइनरी ऑपरेशन ऐसे होंगे जिनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? हम फैल गए, आप बताओ। हाँ हाँ, ये सेमेस्टर वाइज ऐसे ही। सर आप बाहर चले जाइए, हमको कॉपी लेकर के लिखना है ना। अभी अभी बताए, n टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर, 2 टू दी पावर 2-1 का होल स्क्वायर, कितना हुआ? दिमाग चलाओ अब ना। कौन? आइडेंटिटी कार्ड नहीं दी मतलब? हाँ, लिखना क्लियरली, लैंग्वेज लिखना क्लियरली, 2n-1 प्लेसेस, क्लियरली 2n-1 एलिमेंट्स लिख दो, ज्यादा सही है, प्लेसेस नहीं, 2n-1 एलिमेंट्स, क्लियरली 2n-1 एलिमेंट्स इन कायली टेबल, इन कायली टेबल, clearly 2n-1 elements in Cayley table have been fixed, have been fixed, ये निश्चित हैं, ये बदल नहीं सकते, और यही हैं टोटल n इधर से और टोटल n इधर से, ये गिना गया है दो बार तो इसलिए एक बार इसको माइनस कर दिया, तो 2n-1 एलिमेंट हमेशा कहते हैं फिक्स। लिखना द रिमेनिंग n स्क्वायर माइनस
2n minus 1, the remaining n square minus 2n minus 1 मार्क्ड एज, जिनको हमने मार्क किया हुआ है, मार्क्ड एज डॉट, जिनको हमने डॉट से मार्क किया हुआ है, ये जो इतने प्लेसेस बच रहे हैं, इतने एलिमेंट बच रहे हैं, ठीक, कैन बी चूजन, कैन बी चूजन, चुने जा सकते हैं, कैन बी चूजन arbitrarily from capital S, can be chosen arbitrarily from capital S, can be chosen arbitrarily from capital S, and each have n choices, and each have n choices, thus number of required binary operation, each has n choices, लिखे, thus number of required binary operations, रिक्वायर्ड बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करते हैं, इज इक्वल टू n क्रॉस n, एवरी प्लेसेस कैन बी फिल अप बाय n बेस, सो टोटल प्लेसेस कैन बी फिल अप बाय n इंटू n सो ऑन इंटू n, और ये कितनी बार है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स, यानी दिस इज इक्वल टू n टू दी पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n टू दी पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतने बाइनरी ऑपरेशन ऐसे होंगे जिनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, नोट कर लो। हो गया, रफली आइडिया के तौर पे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं इसी पे, ठीक है, फार्मूला है तो एक सवाल भी लेते हैं, मिटाया जाए। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें कितने ऐसे बाइनरी ऑपरेशन होंगे जिनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, तो n टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n टू दी पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिखना, प्रॉब्लम लिखो, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस, प्रॉब्लम, how many binary operations, does not have identity element, does not have identity element does not have identity elements, can be defined on a set with 5 elements, फुल स्टॉप। कुल कितने ऐसे बाइनरी ऑपरेशन एक 5 एलिमेंट के सेट के ऊपर डिफाइन किए जा सकते हैं जिनके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो? सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइनरी ऑपरेशंस is equal to total number of binary operations minus number of binary operations having identity element, सहमत हो?
अब ये बताओ सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 5। सेट की कार्डिनलिटी 5, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन 5 टू दी पावर 5 स्क्वायर n टू दी पावर n स्क्वायर, हाँ या ना, यानी 5 की घात 25 माइनस कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे जो आइडेंटिटी रखेंगे? 5 टू दी पावर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सहमत हो? इतने हो गए आइडेंटिटी वाले, टोटल में से आइडेंटिटी वाले निकाल दो, आंसर आ गया। तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 25 माइनस 5 टू दी पावर 16। सहमत हो? क्या कॉमन करें? 5 टू दी पावर 16 कॉमन कर लें, ब्रैकेट के अंदर में कितना बचा? क्या हुआ? गड़बड़ हुआ? 5 टू दी पावर 16 4 20 5 25 9 और माइनस कितना 1, और सॉल्व नहीं होने वाला, बस इतने पे रोक दो इसको आंसर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पावर नहीं सॉल्व होने वाली। कैलकुलेटर उठाएं तो सॉल्व होगी। अब एक हम देंगे और तुम लोग अभी निकालोगे, ट्राई करना, अगर अच्छे से कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो हम तो प्रॉपर वे में लिखाएंगे 10 मिनट का टाइम देंगे पूरा पूरा। ये लिख लो तो मिटाएं पहले। क्या होगा लास्ट वाले से? नहीं, हम भी लगाने वाले नहीं, बहुत है, ऑप्शन में भी ऐसे ही मिलता है। हाँ, ऑप्शन में भी ऐसे ही मिलता है, अगर पूछ भी लिया तो ऐसे ही मांगेगा ना, प्रॉपर वे में पूरा सॉल्व करके नहीं मांगता है। मिटाएं? अब याद रखना, टोटल बाइनरी ऑपरेशंस की संख्या n टू दी पावर n स्क्वायर, उन बाइनरी ऑपरेशंस की संख्या जो आइडेंटिटी रखते हैं n टू दी पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वो जो नहीं रखते हैं उनकी संख्या n टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n टू दी पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और कोई काउंटिंग हुई? और कोई काउंटिंग हुई अभी तक? नहीं। टोटल कम्यूटेटिव अभी तक नहीं निकाले गए, टोटल कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, टोटल कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की संख्या बताओ। आधे भरे गए थे, आधे नहीं भरे गए थे, इसलिए याद दिला रहे हैं, अगले में वही पूछ। ठीक, लिखना, हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव number of commutative binary operations, number of commutative binary operations, commutative binary operations having an identity element, having an identity element, identity element, रफ पर कैलकुलेट करके बताओ टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशंस होंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट रखेंगे और साथ ही साथ कम्यूटेटिव होंगे। अब इसको रोक दो थोड़ी देर, अब 10 मिनट तुम्हारी। कहाँ गई चौक? सुनो, गड़बड़ी यही थी ना, एआई की तरफ जाओगे तो तुमको काउंटिंग में थोड़ी सी तकलीफ होगी, कुछ करना नहीं था। ये और ये सेट हम ले लेते हैं, टेक बाइनरी सिस्टम, टेक बाइनरी सिस्टम एस स्टार, ठीक, वेयर, ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट का ही चक्कर पालना है, क्योंकि इनफाइनाइट पर आप ये काउंटिंग नहीं कर पाओगे। वेयर कैपिटल एस इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सो with identity element A1, जहां आइडेंटिटी, हाँ AI करके क्या गूगल, अरे उसका वो नेट ऑफ कर दो ना, सबसे सही है, वरना वो ऐसे बार बार सुनता रहेगा। कुछ ज्यादा सुनने लगा है वो आजकल मेरी बातें, मेरे को उसका सारा सेफ सर्च ऑन कर, हाँ सेफ सर्च ऑन करना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना ले रहे हैं? A1 ले रहे हैं, ठीक, स्टार यहां पर बैठाया, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, फिर A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN।
अब सुनो क्यों फायदा है A1 को आइडेंटिटी लेने पर। A1 आइडेंटिटी हो गया तो पहला कौन आएगा A1, A1 A2 से ऑपरेट करेगा तो A2, चूंकि आइडेंटिटी है तो जिससे ऑपरेट करेगा उसको बिना बदले छोड़ेगा, तो ये हुआ A3 अप टू सो ऑन AN। और यहां पर क्या होगा, A1 आइडेंटिटी है तो A2 के साथ बिहेव ऑपरेट करके A2, A3 के साथ A3 अप टू सो ऑन, यहां क्या दिया AN दिया। बस अब सुनो, ये भरा जाएगा, ये भरा जाएगा अप टू सो ऑन ये। और चूंकि हमने ये भी कह दिया है कैसा रहेगा कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव रहेगा तो डायगोनल के अबाउट पूरी टेबल सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। तो यहां लास्ट में जो भी भरा जाएगा भरा ही जाता रहेगा। अब गौर करना, ये नीचे वाला वही होगा जो यहां भरा गया है, ठीक, छोड़ दिया। अब इन पर A3 से ऑपरेट करेगा, जो आएगा देखा जाएगा अप टू सो ऑन दिस। इस तरीके से चलते हुए यहां तक आ गए, ऐसे चलते हुए। अब तुम अपने दिमाग से सोचो, यहां आप कुछ नहीं भर सकते, इधर आप कुछ नहीं भर सकते, ये टोटल कितनी जगह थी n, एक कम हो गई कि नहीं, तो कितनी जगह बची n-1 प्लेसेस, सहमत हो कि नहीं, n-1 प्लेसेस। अच्छा एक जगह ये, यहां भी आप अपने मन से नहीं भर सकते क्योंकि यहां वही भरा जाएगा जो यहां है, तो इसका मतलब इस टोटल n जगह में से 2 जगह कम हो गई, तो यहां कितनी जगह बची n-2 प्लेसेस, n-2 प्लेसेस। तो इसके जस्ट नीचे कितनी बची होगी n-3 प्लेसेस। क्या धीमे धीमे जगह कम हो रही है कि नहीं कम हो रही है, तो लास्ट में इस तरीके से चलते चलते डाउन आते थे, लास्ट में तो एक ही जगह बची, तो यहां केवल और केवल कितना हो गया 1 प्लेस। सहमत हो कि नहीं, तो टोटल कितने प्लेस हुए, सो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल प्लेसेस, हम वैकेंट प्लेसेस नहीं करेंगे, अवेलेबल प्लेसेस जो मौजूद, क्योंकि वैकेंट तो काफी सारे हैं लेकिन वैकेंट कितने हैं वो मेरे लिए ही, सॉरी वैकेंट काफी हैं, अवेलेबल मेरे लिए केवल यही इतने हैं बस, नीचे वाले अवेलेबल नहीं है, जो आप ऊपर भरोगे कम्यूटेटिविटी की वजह से वही जस्ट आपको करस्पॉन्डिंग प्लेस पर नीचे भरना पड़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल प्लेसेस is equal to 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n minus 1। सहमत हो, और इनका जोड़ कितना बैठेगा n into n minus 1 upon 2 and each places have n choices, n to the power this। क्लियर हुआ, अब इतना पहले नोट करो तो आगे बोल देंगे, यहां लिख देते हैं फिर आगे, इधर उतना लिखने के बाद यहां आना होगा, each places have n choices, each places have n choices, so number of commutative binary operation, commutative binary operations with identity element is equal to n into n so into so on into n, कितनी बार n into n minus 1 by 2 times, and this is equal to n to the power n into n minus 1 by 2। इतने बाइनरी ऑपरेशन आप कैसे होंगे जो कम्यूटेटिव होंगे और जिनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होगा, n to the power n into n minus 1 by 2। काउंटिंग एआई मानने पर भी हो जाएगी लेकिन प्लेस गिनने में थोड़ा सा हौच पौच होने लगता है, तो इसीलिए A1 को ही आइडेंटिटी मान के बात निपटा दो। ठीक, अब बात, हाँ अब ये पहले लिख लो, टेबल बन गई वो लिख लो,
और उसके बाद फिर यहां लिखना, ये लास्ट में लिखना है, सबसे आखिरी में। इसके बाद बात करेंगे लेफ्ट इनवर्स, राइट इनवर्स, इनवर्स की, और उसके बाद बात करेंगे ग्रुप की। हो गए, ग्रुप पे आ गए। इतनी भूमिका बांधनी पड़ती है ग्रुप तक आने के लिए। लेफ्ट इनवर्स, राइट इनवर्स, आखिरी ऑप्शन। यहां से अब ग्रुप कंटिन्यूड चलेगा। अब हम बुकलेट वगैरह के भी सवाल उठा सकते हैं यहां से, और तय हो जाओ। अब यहां से तुम लोगों को गैलियन सॉल्व करनी पड़ेगी। यहां तक कुछ नहीं, यहां तक जितना हो गया सफिशियंट है इतना। हाँ, कल क्या है वो? रोको रोको, 2 मिनट रोको, रोको 2 मिनट रोको। लेफ्ट इनवर्स, हाँ इनवर्स आ गया, इनवर्स आ गया मतलब समझ लो अब ये चार बिहेव ले, चार प्रॉपर्टी लेकर के ग्रुप आ गया। लेफ्ट इनवर्स कॉमा राइट इनवर्स, राइट इनवर्स, ठीक, एंड इनवर्स इन अ बाइनरी सिस्टम, एंड इनवर्स, इनवर्स, ठीक, इन अ बाइनरी सिस्टम, इन अ बाइनरी सिस्टम, किसी बाइनरी सिस्टम में लेफ्ट इनवर्स की बात, किसी बाइनरी सिस्टम में राइट इनवर्स की बात, और किसी बाइनरी सिस्टम में इनवर्स की बात करना। अब ये याद रखना, चूंकि हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो इनवर्स की बात तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि मोनाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म ना कर, तब तक नहीं कर सकते। क्योंकि आप इनवर्स डिसाइड किस बेसिस पे करोगे? आइडेंटिटी के बेसिस पे। कहा जाता है कि किसी दिए गए एलिमेंट ए के लिए, किसी दिए गए एलिमेंट ए के लिए कोई एलिमेंट, अब हम फॉर ऑल नहीं बोल रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं किसी एलिमेंट ए के लिए कोई एलिमेंट बी राइट इनवर्स का काम करेगा अगर ए पर बी राइट साइड से ऑपरेट करे और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करे? आइडेंटिटी प्रोड्यूस करे। रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस कर दे? आइडेंटिटी को प्रोड्यूस कर दे। तो हम कहेंगे ए का इनवर्स कौन है? बी। और बी के लिए, लेकिन अभी मैंने यहां पर क्या लिखा है? ए का राइट इनवर्स कौन है? बी। जिस दिन बी लेफ्ट साइड से भी यही बिहेव रख ले, यानी बी लेफ्ट साइड से ऑपरेट करे किस पर? ए पर, और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करे? ए, उस दिन ए के लिए बी राइट इनवर्स है एज वेल एज लेफ्ट इनवर्स है। तब हम कहेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी बी इज इनवर्स ऑफ ए। और ऑब्वियस सी बात है, अब यही बिहेव तुम ए के साथ देखो। ए ने राइट लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया किस पर? बी पर, तो क्या दिया? आइडेंटिटी। और ए ने राइट साइड से ऑपरेट किया बी पर, तो क्या दिया? आइडेंटिटी। तो ए आपका यहां किसका बिहेव कर रहा है? लेफ्ट इनवर्स का, और यहां किसका? राइट का। तो इसका मतलब अगर ए का इनवर्स बी है तो पक्की बात है बी का इनवर्स भी कौन होगा? ए। तो इनवर्स तो बहुत दूर की चीज है, पहले लेफ्ट और राइट इनवर्स। सिंपल सी डिफिनेशन है, किसी मोनाइड में आप आइडेंटिटी मान लो ई है, किसी मोनाइड में आइडेंटिटी कौन है? ई है। एक सिंबल देना पड़ता है तो ई केवल एक सिंबल भर है, बाकी जैसा मेरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा, जैसा सेट होगा और जैसा बाइनरी ऑपरेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी डिसाइड होगा। अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो इंटीजर की दुनिया में ई बराबर 0 होगा, मल्टीप्लीकेशन का है तो उसी इंटीजर की दुनिया में ई बराबर कितना होगा? क्लियर है? अब यहां पर बात आती है लेफ्ट इनवर्स की। तो अगर किसी एलिमेंट के लिए आपको एक और एलिमेंट उसी स्ट्रक्चर में मिले कि उसको लेफ्ट से ऑपरेट कराने पर, किसी एलिमेंट के लिए उसी स्ट्रक्चर में एक और एलिमेंट मिले जिसको लेफ्ट से इस पर ऑपरेट कराने पर दोनों के झगड़े में रिजल्ट में कौन प्रोड्यूस हो जाए? आइडेंटिटी। तो इस एलिमेंट के लिए ये किसका काम करेगा? लेफ्ट इनवर्स का काम करेगा। क्लियर हुआ? और यही बिहेव राइट के साथ हुआ तो क्या बन जाएगा? राइट इनवर्स। जिस दिन लेफ्ट और राइट इनवर्स बराबर हो गया, वही क्या बन जाएगा? एलिमेंट का इनवर्स बन जाएगा। आइडेंटिटी यूनिक होती है। अब इनवर्स पे कैसे कहेंगे? किसी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, ना कि पूरे सेट में एक इनवर्स होता है ना। पूरे सेट में अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 एलिमेंट के 10 इनवर्स हो सकते हैं। आई बातें समझ में? अगर 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट के 10 इनवर्स हो सकते हैं, और कोई एलिमेंट अपना खुद का भी इनवर्स हो सकता है। जैसे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1। आइडेंटिटी आया, तो इसका मतलब 1 इटसेल्फ ओन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 0 इटसेल्फ ओन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि 0 में 0 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 0। क्लियर हुआ? चलो लिखने की शुरुआत करो।
लिखना इफ एस स्टार इज अ मोनाइड, बी अ मोनाइड, इज नहीं, इफ एस स्टार बी अ मोनाइड, इफ एस स्टार बी अ मोनाइड इन विच, जिसमें कि इन विच small e is the small e is the identity element, small e is the identity element and small a belong to the capital S, और स्मॉल ए कोई एलिमेंट है किसका, कैपिटल एस का, देन अब डैश कर देना, पहली बात लिखना फर्स्ट एन एलिमेंट। अच्छा अब सुनो, चूंकि लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स दोनों को अलग अलग डिफाइंड करके तब इनवर्स कहना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लेफ्ट इनवर्स के ऊपर एल लगा देंगे और राइट के ऊपर आर लगा देंगे, पावर मत समझना उसको, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एन एलिमेंट ए एल बिलोंग टू द कैपिटल एस, कब तक मत सोचना कि ए की पावर एल लिखा हुआ है ना, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर हुआ। अच्छा तुम्हारी मर्जी, ऊपर की बजाय तुम नीचे सफिक्स में लगा सकते हो, लेकिन तब भी ये जाने रहना एल का मतलब है लेफ्ट इनवर्स, ना कि वो ऐसा सफिक्स है जो सेट के एलिमेंट को बता रहा है, A1 A2 A3 ऐसा नहीं है, ए एल बिलोंग टू द कैपिटल। हाँ क्या सिंबल तुम, अच्छा तुम ये सोच रहे हो ऐसा लगा दें, ऐसा लगा देना, तब भी तुमको जस्टिफाई करवाना पड़ेगा ये लिख करके, क्योंकि ये सिंबल तुम दे रहे हो, जैसे ये सिंबल हम दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं तो मैंने लिखा एन एलिमेंट ए एल, ठीक, और उसको हम लिखेंगे इट इज कॉल्ड लेफ्ट इनवर्स, उसको लिखेंगे आगे, एन एलिमेंट ए एल बिलोंग टू द एस इज कॉल्ड, कहा जाता है, इज कॉल्ड अ लेफ्ट इनवर्स, is called a left inverse, is called a left inverse of small a if, यदि ये ए एल लेफ्ट साइड से ऑपरेट करे किस पर, ए पर, और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करे, आइडेंटिटी। ए एल लेफ्ट साइड से ऑपरेट करे ए पर, रिजल्ट में आइडेंटिटी प्रोड्यूस करे, तो ए के लिए ए एल लेफ्ट इनवर्स कहलाएगा। अच्छा सोचो अगर ए के लिए ए एल लेफ्ट इनवर्स है तो ए एल के लिए ए राइट इनवर्स होगा, क्लियर हुआ। अगले में लिखना सेकंड, एन एलिमेंट ए आर बिलोंग टू द कैपिटल एस इज कॉल्ड, कहा जाता है, इज कॉल्ड अ राइट इनवर्स, a right inverse is called a right inverse of small a if, यदि a स्टार ए आर इज इक्वल टू, फिर कितना, आइडेंटिटी। अब की ए आर किधर से ऑपरेट कर रहा है, राइट साइड से, तो ये ए के लिए कैसा है, राइट इनवर्स, तो ए आर के लिए ए कैसा होगा, लेफ्ट इनवर्स होगा, क्लियर हुआ। ये हुआ लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स की डेफिनेशन। अब बारी आती है किसकी, इनवर्स की, तीसरे नंबर पर लिखना, बोले उसको हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में हम लोग ऊपर ना ए की -1 लिखना चालू कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग ए डैश लिखेंगे, क्लियर हुआ। बोले थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड लिखा जाए एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग टू कैपिटल एस, ए डैश बिलोंग टू कैपिटल एस, एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग टू कैपिटल एस इज कॉल्ड, कहा जाता है, इज कॉल्ड an inverse of a, an element a dash belong to capital S is called an inverse of a if a dash is both, if a dash is both left as well as right inverse, if a dash is both left as well as right inverse of a, that is, अर्थात यहां पर बता रहे हैं, that is अर्थात a dash operate from left side on a, result will be identity, and a dash
ऑपरेटेड ऑन ए फ्रॉम राइट साइड रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी। कुल मिला के ऐसा जाना, दो लोगों के झगड़े में अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। ठीक, इनवर्स की कहानी हो गई। ए इन्वर्टिबल कब कहलाएगा, कोई एलिमेंट इन्वर्टिबल कब कहलाएगा, जब उसके लिए उसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट मौजूद हो, उसके लिए उसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट मौजूद हो जो उस पर ऑपरेट करके क्या प्रोड्यूस कर दे, आइडेंटिटी। ठीक, लिख देना इस बात को। ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, ए इज कॉल्ड, लाइन चेंज करके लिखना, ए स्मॉल ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल if there exist inverse of a, ऐसे लिखना, inverse of a, inverse of a in given binary system, in given binary system। ये याद रखना, इनवर्स बाइनरी सिस्टम से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर इनवर्स बाइनरी सिस्टम के बाहर है तो वो एलिमेंट उस सिस्टम में इन्वर्टिबल नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो कोई भी एलिमेंट अगर इन्वर्टिबल बनना चाहता है तो उसका इनवर्स उसी सिस्टम में ही मौजूद होना चाहिए, बाहर मौजूद नहीं होना चाहिए। ये कंपलसरी है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जिस दिन सारे का एग्जिस्ट करेगा उस दिन हम ग्रुप की बात करना चालू करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट का इनवर्स आए, कुछ का आए ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। दिखा रहे, तुरंत करके दिखा रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ लो, 1 का इनवर्स है बाकी का नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ लो तो 1 का तो इनवर्स है, 1 का इनवर्स 1 इटसेल्फ, लेकिन बाकी का नहीं हो सकता। अच्छा, इंटीजर का सेट लो, इंटीजर का सेट, लेकिन वो भी ना छटनी मार करके लो उसको। जैसे हम ले टेक कैपिटल S इज इक्वल टू Z माइनस -1 -2 विद ऑपरेशन एडिशन, ये लिया। अब गौर करो, इसमें दो एलिमेंट मैंने निकाल दिए, कौन कौन से, -1 -2। तो -1 -2 इसमें है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इसमें 1 का इनवर्स कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं, 2 का इनवर्स कभी करेगा नहीं। अच्छा ये बताओ, पहले तो ये सोचो, क्या ये बाइनरी सिस्टम है कि नहीं है? क्या ये बाइनरी सिस्टम है कि नहीं है? है? हम कहते हैं नहीं है, हम कहते हैं नहीं है। अब बताओ, नहीं ऐसे कैसे, हम कह रहे नहीं है। बोलो अंशिका, है कि नहीं है? -4 + 2 को जरा साथ लेकर के आओ भाई। -4 तो इसका मेंबर है ना, +2 भी इसका मेंबर है, दोनों को साथ लेकर के आओ, ऐड करो दोनों को, जवाब कितना आएगा, -2। क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पास हुई, बाइनरी सिस्टम नहीं है, तो इसकी चर्चा भी नहीं करना। आई बातें समझ में? हाँ कुछ लिख देते, कहते हाँ है। जैसे सेट लिखें, पहले तुरंत ये मत हो क्या सचमुच में बाइनरी सिस्टम ही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब देखना, Z विद मल्टीप्लिकेशन, Z विद मल्टीप्लिकेशन, इसमें दो एलिमेंट इन्वर्टिबल होंगे, दो एलिमेंट। ये पहले बताओ बाइनरी सिस्टम है कि नहीं है? है। अच्छा, बाइनरी सिस्टम एसोसिएटिव है तो क्लोजर होल्ड किया, पहला क्लोजर होल्ड किया, दूसरा एसोसिएटिविटी होल्ड किया, तीसरा मोनाइड आइडेंटिटी 1 है इसमें। हाँ, तो इसका मतलब मोनाइड है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी, ये हो गया। अब इनवर्स की बात करें, तो अगर हम इनवर्स की बात करें तो सारे एलिमेंट के इनवर्स मौजूद नहीं है। इसके पास 1 का इनवर्स होगा, 1 × 1 रिजल्ट कितना, आइडेंटिटी आया कि नहीं? दो लोगों के झगड़े में आइडेंटिटी आया, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। -1 × -1 कितना आएगा, दो के झगड़े में आइडेंटिटी आया, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो 1 इटसेल्फ ओन इनवर्स, -1 इटसेल्फ ओन इनवर्स, इनके अलावा किसी और का इनवर्स आने वाला नहीं है। तो आपके पास ऐसे सिस्टम भी होते हैं जो बाइनरी है, मोनोइड है, लेकिन इनवर्स में सारे एलिमेंट का इनवर्स नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स है और कुछ का नहीं है। क्या कोई ऐसा सिस्टम बता सकते हो?
इसमें किसी एलिमेंट का इनवर्स ना हो। कोई ऐसा सिस्टम बता सकते हो बाइनरी सिस्टम जिसमें किसी एलिमेंट का इनवर्स ना हो? हाँ, नेचुरल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ। काहे छोड़ रहे हो उनको? एडिशन है, जिसके पास आइडेंटिटी ही नहीं आ रही उसके पास इनवर्स की कहानी ही क्या होगी? समझे? आइडेंटिटी उड़ा दो, काम खत्म। आइडेंटिटी उड़ा दो बस खाली। ठीक, अब इंटीजर से ना उड़ा देना। इंटीजर से आइडेंटिटी उड़ा दोगे तो वो क्लोजर नहीं रह जाएगा। +2 -2 आपको झेला देगा वो जीरो, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी पास नहीं करवाएगा। कोई और बताओ कौन सा? इवन इंटीजर्स में जीरो होता है? हाँ, इवन इंटीजर्स में जीरो होता है। मल्टीप्लीकेशन के साथ लो गायब हो गया ना। मतलब ये कह सकते हो ना 2Z टाइप वाले ले लो, 2Z टाइप वाले। तो 2Z टाइप वाले जितने होंगे 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन, आइडेंटिटी ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ अगर आप इसको लोगे तो इसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो इनवर्स की बात ही बेईमानी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो शुरुआत करें, कुछ लिखिए। एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल, सबसे पहला मोनाइड। मोनाइड R प्लस मोनाइड है कि नहीं है? R प्लस मोनाइड है कि नहीं है? है यार। और इसमें हर एलिमेंट के पास इसका इनवर्स है। ये ग्रुप बनाएगा। रियल नंबर की दुनिया एडिशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाती है, इसीलिए अब सारी प्रॉपर्टी पास करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू द सेट ए प्लस बी अगेन प्रेजेंट इन द सेट। एसोसिएटिविटी होगी। आइडेंटिटी जीरो मौजूद है। हर एलिमेंट का इनवर्स जिस दिन रखने लगे उस दिन चार प्रॉपर्टी पूरी होगी, ग्रुप बना लिया। और मेरे ख्याल से दुनिया में सारे रियल नंबर का इनवर्स इसी के पास मौजूद होता है। क्लियर हुआ? लिख देना। तो यहां पर आगे लिख देना एवरी एलिमेंट, ऐसे लिख देना एवरी एलिमेंट, every element has inverse, has inverse। हर एलिमेंट के पास उसका इनवर्स होगा। दूसरा, सेकंड में लिखना मोनाइड, मोनाइड z विद मल्टीप्लीकेशन, z विद मल्टीप्लीकेशन। बोलो कौन कौन से एलिमेंट इनवर्स रखेंगे? ओनली 1 एंड -1, ओनली 1 एंड -1 हैज इनवर्स। केवल इन्हीं दोनों के पास इनके इनवर्स होंगे। दूसरा हो गया। थर्ड लिखना मोनाइड, मोनाइड MZ विद कंपोजिशन। MZ जानते हो? कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग फ्रॉम Z टू Z इटसेल्फ। कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग यहां पर लिख देना वेयर, जहां पर MZ, वेयर MZ is equal to collection of all mappings, collection of all mappings of Z onto itself, या into itself कर दो, into itself। पहले तो मेरे को ये बताओ क्या सचमुच ये मोनाइड होगा कि नहीं होगा? हम लिख दिए इसलिए ऐसा नहीं, क्या सचमुच ये मोनाइड होगा कि नहीं होगा? हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग ऑफ Z इनटू इटसेल्फ, मतलब F बिलोंग टू द M ऑफ Z। आपको इस बात की गवाही है कि F बी द मैपिंग फ्रॉम Z क्रॉस Z टू Z इटसेल्फ, हाँ या ना? सारी मैपिंग का कलेक्शन। और मैपिंग का कंपोजिशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, यह भी बात तय है। भाई जब आप डोमेन क्या ले रहे हो? इंटीजर। कोडोमेन आप क्या ले रहे हो? इंटीजर। तो F आपकी मैपिंग है Z क्रॉस Z से किसके बीच में? Z के बीच में। सर उल्टा लिख रहे हैं कुछ ना, उल्टा लिख रहे हैं कुछ। Z क्रॉस Z होगा, बाइनरी ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। Z क्रॉस Z होगा बाइनरी। ये एक Z पर ऑपरेट करके इधर भेज रहा है ना,
जेड इंटू इटसेल्फ, जेड क्रॉस जेड टू जेड थोड़ी भेज रहा है, जेड टू जेड भेज रहा है, तो इसको हमको जेड टू जेड लेना पड़ेगा। ऐसा हुआ, हाँ या ना। अब गौर करो, ऐसे सारी मैपिंग कलेक्ट की गई, F1 F2 F3 F4 अप टू सो ऑन, ऐसी सारी मैपिंग कलेक्ट कर ली गई और कह रहे हैं ये जो कलेक्शन आया, ये कलेक्शन एक मोनाइड है। सही या गलत? सोच करके जवाब देना, सही या गलत। इनको नहीं कहा, इनको कह रहा है मोनाइड, इनको। ये लोग एम ऑफ जेड है, ये एम ऑफ जेड ये है। सारी मैपिंग जितनी जेड से जेड के बीच में लग सकती है सारी इकट्ठी कर ली होगा। रीजन कैसे भाई, भाई जानना है कैसे? अरे इसमें से दो उठाओ, एफ आई कंपोजिशन एफ जे, दो ले लिया, एफ आई कंपोजिशन एफ जे। ऑपरेट किस पर करेगा भाई? डोमेन तो आपका जेड ही है, यहां जितने फंक्शन हैं ये सारे फंक्शन किस पर काम करेंगे? इंटीजर पर। और जाएंगे कहां पर? रिजल्ट भी इंटीजर में देंगे। तो अगर ये काम कर रहे हैं किसी एक्स पर, तो वो एक्स कौन हुआ? इंटीजर। तो पहला क्या आएगा? एफ आई, और ये हो जाएगा एफ जे ऑफ एक्स। हम कह रहे हैं एफ जे ऑफ एक्स कुछ भी होगा आएगा इंटीजर ही, तो ये हुआ एफ आई ऑफ कितना? वाई, और रिजल्ट में फिर क्या चढ़ेगा? इंटीजर। तो जब इंटीजर से इंटीजर जा रहे हैं तो यानी फाइनल मैपिंग आपकी क्या हुई? उसी सेट का हिस्सा तो है, तो क्लोजर होल्ड करेगा। कंपोजिशन ऑलवेज एसोसिएटिव हाई है, आइडेंटिटी मैप होगा ही होगा, हाँ या ना? आइडेंटिटी मैप होगा, मोनाइड है। ठीक, अब ये बताओ इनवर्स का क्या किस्सा होगा? इनवर्स का किस्सा सोच करके जवाब देना, इनवर्स का किस्सा क्या होगा? फंस गए ना? हाँ, इसलिए फंस गए क्योंकि तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, यहां एक झोल है। सोच करके जवाब दो, टाइप करके रोको, सोच करके जवाब दो। इनवर्स जितनी मैपिंग डिफाइंड है, कह रहे हैं जेड टू जेड जितनी मैपिंग है सारी इकट्ठी कर लीजिए। क्या जेड टू जेड एक ही मैपिंग होती है? कितनी होंगी? इनफाइनाइट होंगी। अलग अलग बिहेव होगा कि नहीं होगा? जैसे एक मैपिंग होगी जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कहां भेजेगी? एक्स पर भेजेगी, कुछ नहीं बदलेगी, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू जेड के लिए, ये आइडेंटिटी मैप होगी। ठीक, दूसरी मैप ऐसी होगी जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कहां भेज देगी? टू एक्स भेज देगी, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द कितना? जेड। चलो ये हो गया आपका F1, ये कौन हो गया आपका F2। F3 आपको पता है क्या होगा? नहीं पता भाई, F3 आपका क्या हो जाए? F3 ऑफ x आपको कितना मिल जाए? 3x मिल जाए, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द कितने के लिए? z के लिए। अभी तो हम ऐसा लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा चले, अरे हम ऐसा लिख दें F4 ऑफ x, हम ऐसा लिख दें F4 ऑफ x इज इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू ऑड। सहमत हो कि नहीं? और इट इज इक्वल टू 2x जब x इज इक्वल टू इवन। मैपिंग है कि नहीं है? क्या एक एलिमेंट की दो इमेज मिलेगी कभी? एक एलिमेंट की दो इमेज मिलेगी नहीं। अब सोचो, अब आपके पास अलग अलग टाइप की मैपिंग है कि नहीं है? अब अलग अलग टाइप की मैपिंग है तो ऑब्वियस सी बात है इनवर्स आपका अलग अलग जाएगा। तो मैपिंग तो डिफाइंड ही नहीं किया है अभी तक ना। F1 F2 F3 ये लोग हैं कैसे, तो आप इनवर्स कहां इनका निकालने के लिए भागे? जब तक आप F का स्ट्रक्चर सही सलामत सामने नहीं रख दोगे तब तक आप F का इनवर्स नहीं खोज पाओगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जब आप इंटीजर की दुनिया में इनवर्स निकालने के लिए आगे बढ़ते हो, जैसे जेड कहें एडिशन ऑपरेशन के साथ, तो हम कहते हैं इनवर्स बताओ, तो अगर कोई एलिमेंट 2 है तो उसका इनवर्स कितना होगा? -2। अब चूंकि इंटीजर की भीड़ है, मेरे को पता है हर इंटीजर दिखने में n के जैसा हुआ, तो इसका इनवर्स कौन होगा? -n होगा। ऑब्वियस बात है, दिखने में n के जैसा, पॉजिटिव नेगेटिव मेरे से फर्क नहीं पड़ता, दिखने में n के जैसा है तो इनवर्स कौन हो जाएगा? -n। क्योंकि इसके एलिमेंट का स्ट्रक्चर मुझको पता है। क्या इसके एलिमेंट का स्ट्रक्चर आपको पता है? तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता तब तक आप क्या इनवर्स निकाल पाओगे? क्योंकि किसी एलिमेंट का जब स्ट्रक्चर पता होता है तो ऐसे लोगों को खोजा जाता है जो उस पर काम करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस करते हैं। आई बात समझ में? आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी आपकी ये मैथ है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना? सेम पे ऑपरेट करे, सेम को छोड़ दे तो आइडेंटिटी है।
लेकिन बाकी तो नहीं पता ना, तो ऐसे निकाला भी नहीं जा सकता। आई बात समझ में? तो ये मत सोचना कि कोई एलिमेंट नहीं दिया तो तुम उसका इनवर्स खोज लोगे। पहले तो आपके पॉकेट में एलिमेंट होना चाहिए और आपकी पॉकेट में आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी मेरी पॉकेट में, लेकिन एलिमेंट मेरे पॉकेट में नहीं है। तो अगर यहां पर मुझको एम ऑफ जेड के अंदर, हम इसको अभी काट देंगे क्योंकि हमको पता है ना, ये अगर हम लिखेंगे तो हम पर्टिकुलर एक ही एग्जांपल दे पाएंगे। जैसे हम पर्टिकुलर ये उठा लें, f2 ऑफ जेड इज इक्वल टू 2x, ये उठा लें, तो हम इसी का इनवर्स निकाल पाएंगे। सबका नहीं बता सकते, अब इसका बताएंगे तो इसका इनवर्स निकाल लेंगे, इसका लिखेंगे तो इसका निकालेंगे, ऐसे सबका निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो सब न्यूमेरिकल का प्रोसेस है, जब न्यूमेरिकल उठाएंगे तब, इसीलिए इसको अभी कट कर देंगे, इसको चलाएंगे नहीं। ये लिखे इसलिए खाली बस तुमको ये पता रहे कि हाँ इनवर्स ऐसे नहीं खोजने के लिए दौड़ जाओगे। जब तक एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक इनवर्स के स्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं कही जा सकती। क्लियर हुआ कि नहीं? मैट्रिक्स कह दिए, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, मान लो मैंने कह दिया कैपिटल M ऑफ Z, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस हैविंग इंटीजर एंट्रीज, हैविंग इंटीजर एंट्रीज। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ तुमसे मांग लिया कि इनवर्स बताओ। भाई मुझको सबका इनवर्स तो निकालना नहीं है, जिनका एग्जिस्ट करे उन्हीं का निकालना है। अब सोचो जिनका एग्जिस्ट करे, तो मुझको पता है इनवर्स की दुनिया जो ए इनवर्स होती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एक बात साफ समझ में आती है, अगर ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है, उन मैट्रिसेस का भी इस इनवर्स आता है जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तब ये ऑपरेशन स्टैंडर्ड नहीं होता है, नॉन स्टैंडर्ड होता है। अगर ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है तो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कितनी होती है, IN, तो उसके बेसिस पे ये फार्मूला वैलिड होगा और यहां से इनवर्स आएगा। लेकिन ये बताओ, जब आपने कहा M ऑफ Z, तो आपने क्या और क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से इकट्ठा की, नॉन इन्वर्टिबल। तो जो इन्वर्टिबल है उनका इनवर्स निकाल देंगे, जो नहीं है उनका निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अब तुम ये बताओ, अब हम तुमको स्ट्रक्चर नहीं दिए, क्या इनवर्स तुम निकाल दोगे किसी एलिमेंट का? स्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा ना। जैसे अपने लोग किसी को दे दिए डायगोनल मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 0 0 दे दिए, तो इसका इनवर्स है 1/2 1/2 1/2, इसका हो गया। लेकिन अगर हम ऊपर भी कुछ भर दें 2 2 2 0 3 2 0 0 4, अभी अभी क्या होगा? अब तो निकालना पड़ेगा ना। तो जब तक एलिमेंट का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा तब तक इनवर्स निकालने वाले नहीं हो। आई बात है समझ में? तो ये बात ख्याल रखना। क्लियर हुआ? कट मार दो इसको, कट मार दो, क्योंकि इसमें हमको पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट चुनना पड़ेगा, उसी एलिमेंट का ही इनवर्स दिखा पाएंगे और कहेंगे बाकी कैसे निकाले जा सकते हैं, इसलिए उसको कट कर दो। बातें समझ आई? हाँ। किसी मोनाइड के अंदर में एक एलिमेंट के पास एक से ज्यादा इनवर्स हो सकते हैं। लिखो इस बात को रिमार्क में, ये सब ये महीन बातें हैं, इनको आप मोटी मोटी बात नहीं कह सकते, ये महीन बात है जो वाइवा में उठती है। बोले, लिखना, एन एलिमेंट इन अ मोनाइड, एन एलिमेंट इन अ मोनाइड, एन एलिमेंट इन अ मोनाइड can have, an element in a monoid can have several left inverse, inverse नहीं several left inverse, ठीक है? an element in a monoid can have several left inverse without having any right inverse, without having any right inverse, without having any right inverse, and vice versa, and vice versa, एंड वाइस वर्सा। किसी मोनाइड में कोई एलिमेंट एक से ज्यादा लेफ्ट इनवर्स रख सकता है बिना किसी राइट इनवर्स को रखे, एक से ज्यादा राइट इनवर्स रख सकता है बिना किसी लेफ्ट इनवर्स को रखे। क्लियर हुआ? खुद अपने आप काम करना, काली टेबल बनाना, समझ रहे हो ना? इनवर्स कैसे आप डिसाइड करते हो, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स, जैसी मर्जी वैसा भरना, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिविटी होल्ड करे, इसके साथ बात है, ठीक है? अच्छा, एसोसिएटिविटी अगर ना भी होल्ड कर रही हो, एसोसिएटिविटी ना भी होल्ड कर रही हो, तो आप इनवर्स के स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचोगे, मोनाइड नहीं बनाओगे, मोनाइड नहीं बनाओगे। मोनाइड होने के लिए क्या कंपलसरी है? सेम। अगर आपसे कुछ स्ट्रक्चर ना मांगे, केवल कहे बस एलिमेंट के इनवर्स की तलाश करो, तो ठीक है कर लेंगे एलिमेंट के इनवर्स की तलाश,
और आपसे कहे एक स्ट्रक्चर डिजाइन करो जिसमें जितने एलिमेंट मौजूद हैं उनके पास लेफ्ट इनवर्स हो लेकिन राइट इनवर्स ना हो, तो भी हम अपने इत्मीनान से भर लेंगे, क्योंकि तब आपसे किसी बाई नेम स्ट्रक्चर नहीं मांग रहा। जैसे 4 प्रॉपर्टी के साथ ग्रुप होता है, अगर आपसे ग्रुप कह दिया ना तो पीछे की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए तभी होगा। अगर आपसे उसने कहा केवल एलिमेंट का इनवर्स तलाश करो, तो जानते हो तो आपको मोनाइड नहीं बनाना है, तो आपको केवल ये देखना है क्या उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है तो आपसे मोनाइड का स्ट्रक्चर तो मांगा नहीं गया था कि आप एसोसिएटिविटी चेक करो, हो एसोसिएटिविटी और चाहे ना हो, वो स्ट्रक्चर हो और चाहे ना, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, बस क्लोजर प्रॉपर्टी रहनी चाहिए और उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी शामिल है, एसोसिएटिविटी नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे को मिल रहा है तो उसी आइडेंटिटी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम लेफ्ट या राइट इनवर्स की बात कर सकते हैं, तो ठीक है कि वो मोनाइड नहीं है। आई बातें समझ में? हाँ, जब बाई नेम मांगेगा तो आपको हाँ पूरी प्रॉपर्टी पीछे से फॉलो करते हुए आना पड़ेगा। क्लियर हुआ? लिखना एक थ्योरम और इसका प्रूफ नहीं देंगे, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह। जैसे मैंने क्या कहा था कि अगर किसी के पास लेफ्ट आइडेंटिटी हो, किसी के पास राइट आइडेंटिटी हो और वो लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी कोइंसाइड कर जाए तो वही आपके दिए गए सेट की क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। इसी थ्योरम को लिख लो। बोले? और इसका प्रूफ नहीं देंगे, बस ये रिजल्ट के तौर पर तुमको याद रखना है। लिखना इफ एस स्टार बी अ मोनाइड, इफ एस स्टार बी अ मोनाइड, if S star be a monoid with identity element small e, या सिर्फ लिख देना with identity small e, and for small a belong to the capital S, for small a belong to the capital S, al का मतलब जानते हो लेफ्ट इनवर्स, and ar b left inverse and right inverse, b left inverse, b left inverse and right inverse, and right inverse, left inverse and right inverse of small a respectively, क्रमशः respectively, then al is equal to ar and a is invertible, and a is invertible। अगर किसी एलिमेंट के पास किसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में लेफ्ट इनवर्स हो गया और उसके पास राइट इनवर्स हो गया तो तय बात है कि लेफ्ट और राइट इनवर्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे और एलिमेंट क्या बन जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। नोट कर लो, इसका प्रूफ नहीं देंगे, ठीक। शुरुआत में उसका आइडेंटिटी वाले का प्रूफ दे दिए तो हो जाता है, इसी पर इसको रोक देना, इसी पर रोक दो, ठीक। 9 बाउन हो गए, चल रहे कॉलेज की तरफ, 10 बजे क्लास है, 8 मिनट में पहुंच जाएंगे।